नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज बच्चों हम सॉल्व करेंगे सीडीएस में आए हुए प्रेपोजिशन और डिटरमाइनर। और सॉल्व तो करेंगे भाई, लेकिन उनको डीपली समझेंगे भी कि ये जो आंसर आए हैं वो कैसे आए हैं और क्यों आए हैं, और आगे आपके एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बेटा समझते हैं सीडीएस 2021 का प्रेपोजिशन एंड डिटरमाइनर का पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ लो। ही सक्सीडेड डैश डिडंट ऑफ परसेवरेंस ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, ऑप्शन है बाय, बी है आपका फॉर, और सी है ऑन, और डी है अपॉन। तो यहाँ पर क्वेश्चन को करने से पहले उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए। पहले अगर हम देखें चीज़ों को समझेंगे ज़्यादा, क्या ही सक्सीडेड, तो ही सब्जेक्ट हो गया, सक्सीडेड क्या हो गई, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सेंटेंस गया पास्ट इंडेफिनिट में। आगे डिडंट ऑफ परसेवरेंस, यहाँ पर परसेवरेंस क्या है अगर पूछ ले आपसे, तो परसेवरेंस क्या है आपकी, नाउन है। क्या है, नाउन, और यह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ए एन सी लगने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। क्या बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। और यहाँ पर हार्ड क्या है, हार्ड हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव है, और ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ये प्रेपोजिशन है, ये भी प्रेपोजिशन है। अब यहाँ पर भी वो प्रेपोजिशन मांग रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका बाय। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लो कि ये बाय क्यों आया, फॉर क्यों नहीं आया, ऑन क्यों नहीं आया, अपॉन क्यों नहीं आया। एक फ्रेज प्रेपोजिशन नाम की चीज है, समझो, फ्रेज प्रेपोजिशन नाम की चीज। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन में एक टाइप है फ्रेज प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर इसका मीनिंग समझो, इसका मतलब होता है शब्दों का ऐसा समूह जो एक सिंगल प्रेपोजिशन के रूप में यूज होता है, उसको फ्रेज प्रेपोजिशन कहते हैं। दोबारा कॉपी कर रहा हूँ मैं इस लाइन को, शब्दों का ऐसा समूह जो एक सिंगल प्रेपोजिशन के रूप में यूज होता है उसको कहते हैं हम फ्रेज प्रेपोजिशन। अगर आपको फ्रेज प्रेपोजिशन आते हैं तो आप बिना सोचे समझे बाय लगा देते, क्योंकि बाय डिडंट ऑफ का मतलब होता है के बल पर। क्या होता है, के बल पर, के बल पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिक्स प्रेपोजिशन है। क्या है, फिक्स प्रेपोजिशन है, फ्रेज प्रेपोजिशन है। तो आपको ये चीज समझ में आई। अगर परसेवरेंस का मतलब जानते हैं तो इसका मतलब होता है दृढ़ता। अगर इसका सिनोनियम आपसे कभी पूछा जाता है तो आप इसको परसिस्टेंस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, परसिस्टेंस, या फिर आप कह सकते हो डिटर्मिनेशन। क्या कह सकते हो, डिटर्मिनेशन। ठीक, ऐसे और भी हमारे फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये फ्रेज प्रेपोजिशन है, जैसे अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है, के अनुसार, के अनुसार। ठीक है, ऐसे होता है बाय वर्च्यू ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, के कारण। एक होता है अवे फ्रॉम, से दूर, एक्सेट्रा कर लेते हैं। तो आपको ये पता चला कि फ्रेज प्रेपोजिशन से पहला क्वेश्चन बनाया गया है सीडीएस में, तो आपको फ्रेज प्रेपोजिशन याद होने चाहिए। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। बाय डिडंट ऑफ, ध्यान रखना, केवल पर, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, ऐसे बहुत सारे फ्रेज प्रेपोजिशन होते हैं, वो मैं आपको नोट करा दूंगा। तो बेटा आपको पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं पहले। ड्यू टू हिज इलनेस कॉमा ही कुड नॉट फिनिश द वर्क डैश टाइम। ऑप्शन है बाय, फॉर, ऑन और अपॉन। ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, आपने सुन भी रखा होगा। तो यहाँ पर टाइम के लिए दो प्रेपोजिशन यूज होते हैं, एक तो होता है इन और एक होता है ऑन। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन गिवन है बेटा केवल सिर्फ ऑन है, तो जो राइट आंसर है ना वो हमारा ऑन होगा। और अब हम अतिरिक्त जानकारी ले लेते हैं। इस सेंटेंस में दो क्लॉज यूज हुई हैं, एक तो हुई है हमारी ये वाली क्लॉज और एक हुई है ये वाली क्लॉज। तो यहाँ पर ये जो है ड्यू टू की अगर बात करें, जो आगे लग रहा है, ड्यू टू का मतलब समझो क्या होता है। जैसे कहीं किसी सेंटेंस में ड्यू टू आता है, क्या आता है, ड्यू टू। तो यहाँ पर ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, के कारण। ठीक है, ये चीज समझ में आई। और एक होता है
ओइंग टू, तो इसका मतलब होता है के कारण। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब जो ओइंग टू है वो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। कौन सी फ्रेज है? प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। और ये एक एडवर्बियल फ्रेज भी कहलाता है, यानी कि एडवर्बियल फ्रेज है। ड्यू टू क्या है? एडवर्बियल फ्रेज, ठीक। तो यहां जो ड्यू टू है उसका यूज हम सेंटेंस के बीच में भी कर सकते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ओइंग टू की बात करें तो इसका यूज ना बेटा सिर्फ सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। ग्रामर कहती है इस बात को, मैं नहीं कह रहा। अब यहां पर आपको समझना है, अगर ये ओइंग टू लगा होता यहाँ कहीं बीच में तो सेंटेंस एरर मानी जाती। एक तो ये फायदा हुआ आपको ड्यू टू और ओइंग टू के दोनों के मतलब समझ में आए। ये एक एडवर्बियल फ्रेज है और एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। कैसे कि यहाँ पर ड्यू टू जो लिख रहा है आपका, ड्यू टू के बाद में आया है हिज, और हिज क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। इलनेस क्या है? इलनेस हमारी अनकाउंटेबल नाउन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। यदि किसी वर्ड में एनी डबल एस जुड़ा हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का रूप ले लेता है। क्लियर? अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो क्या है? वो है आपका पास्ट में। किससे पता चल रही है? कुड से। किससे? कुड से। क्यों? आप जानते हैं कैन का जो पास्ट होता है बेटा कुड होता है। अब यहाँ पर दो चीज़ों सीख लो। एक होता है वर्क के लिए, अगर हम टाइम के लिए यहाँ पे दे रहा है वर्क डैश टाइम, तो यहाँ पर फिक्स प्रेपोजिशन क्या है? ऑन। इसका मतलब है सही समय पर कोई काम नहीं हो पाया, है ना। अगर होता इन टाइम, तो इन टाइम का मतलब होता है बिल्कुल डेडलाइन पर, अंत में कोई काम नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर इन तो ऑप्शन में है नहीं है कंफ्यूजन के लिए, पहली बात है, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके समझ में आया इन टाइम और ऑन टाइम, ठीक, क्लियर हुआ। तो बेटा तीसरा क्वेश्चन समझते हैं, पहले पढ़ लो। देयर इज नो मीनिंग डैश व्हाट यू से। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसका कोई मतलब नहीं है जो तुम कहते हो। हिंदी मीनिंग क्या है? इसका कोई मतलब नहीं है जो तुम कहते हो। जो भी मतलब कहा वो क्या है? उसका कोई मतलब नहीं है, नो मीनिंग। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन फिल करना है। तो प्रेपोजिशन क्या आना चाहिए बताओ? बाय आना चाहिए, फॉर आना चाहिए, ऑन आना चाहिए या इन आना चाहिए? तो इसका अभी राइट आंसर क्या है? सी। अगर तुक्का भी लगाना है तो ये देखो यहाँ पर ज़्यादातर आंसर सी और बी होते हैं, है ना। तो यहाँ अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, सर इन क्यों लगाया है आपने? बिल्कुल देख लो। तो यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक तो होता है पॉइंट, है ना, एक होता है सेंस और एक होता है मीनिंग, ठीक है। तीसरा मैंने आपका जो एग्जाम में पूछा वो वर्ड ले लिया। इन तीनों के साथ प्रेपोजिशन इनका यूज होता है। इन तीनों के साथ प्रेपोजिशन इनका यूज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसका जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है मतलब होना। मतलब इन तीनों का जो मीन्स होता है वो होता है मतलब होना, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब और एक्स्ट्रा जानकारी ले लो। यहाँ जो देयर है वो हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस क्या है? सिंगुलर वर्ब है। नो क्या है हमारा? नेगेटिव एडवर्ब। मीनिंग, नो मीनिंग मतलब एक फ्रेज बनती है बेटा, ध्यान रखना। किसी वर्ब के साथ जब हम किसी प्रेपोजिशन को जोड़ते हैं तो एक फ्रेज बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ इन आ गया, क्या आ गया? इन। आंसर इन था। अब आपसे वो पूछ ले, मान लो कि यहाँ पर वॉट क्या है, तो यहाँ पर जो वॉट है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है जो। अब यहाँ आपको ये समझना है कि हम कैसे समझेंगे भैया वॉट कब लगाएं। यहाँ आपको समझना है, अगर देखो मैं लिख देता हूं कुछ आपके लिए, वर्ब या फिर प्रेपोजिशन, वर्ब या प्रेपोजिशन इनको कहते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब होता है पूर्व। अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आए वर्ब या प्रेपोजिशन तो वहां रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है? व्हाट का यूज होता है। जैसे एक उदाहरण दे दूं आपको, यहां बोलूं मैं आई डोंट अंडरस्टैंड डैश यू से। अब यहां पे क्या आएगा? देखो यहां पर आपको समझना है
कि आई क्या हो गया सब्जेक्ट और डू क्या हो गया आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। नॉट क्या हो गया बेटा नेगेटिव एडवर्ब। ऐसे ही अंडरस्टैंड क्या हो गया मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है फर्स्ट। तो यहाँ पर एडवर्ब ने वर्ब को क्वालिफाई किया, तो मैंने कहा एंटीसीडेंट वर्ब हो, क्या हो वर्ब, तो वहां सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाया जाता है व्हाट। जो तुम कहते हो मुझे समझ में नहीं आता है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 डीपली समझ में आया अच्छे से। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे, पहले पढ़ लो। दीज आर गुड रूल्स डैश लिव बाय। तो यहाँ पर दीज क्या है, अगर कोई पूछ ले आपसे क्या बताओ दीज क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो यहाँ पर दीज है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्यों है, जब दीज दिस दैट दीज दोस के बाद कोई वर्ब आती है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर पूछे आर क्या है, आर वैसे तो आप सभी जानते हैं कि इज आर एम वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, है ना, यस या नो। तो यहाँ पर लेकिन ये जो आर है वो मेन वर्ब की भांति काम कर रहा है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है फर्स्ट। और यहाँ पर गुड आप तो अच्छे तरीके से जानते हैं गुड एक एडजेक्टिव है। क्या है एडजेक्टिव। और रूल्स क्या हो गया, रूल्स हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब इसके बाद में आपको भरना है प्रेपोजिशन, और यहाँ पर लिव बाय एक फिक्स प्रेपोजिशन है। क्या है फिक्स प्रेपोजिशन, ठीक। इसका मीनिंग अभी समझाएंगे आपको, ठीक। तो यहाँ आपको इसकी हिंदी बता दूं, ये दीज मतलब क्या होता है, ये आर में से गुड मतलब अच्छे, रूल्स मतलब क्या होते हैं नियम, लिव बाय का मतलब होता है सिद्धांत, मतलब ये अच्छे नियम है सिद्धांत पर टिकने के लिए या रुकने के लिए या रहने के लिए कह सकते हैं हिंदी सेंस। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है बेटा 2। क्या है 2, तो रूल्स 2, ठीक है क्लियर हुआ। और लिव बाय तो यहाँ पर अगर वैसे भी यूज करते तो टू लिव, यहाँ पर इन्फिनेटिव बनता है तो वो किससे बनता है 2 प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हुआ। इन्फिनेटिव ही तो बनेगा और तो कुछ बनेगा नहीं इसका। तो यहाँ अगर हम इसको समझें कि लिव एट का मतलब होता है रहना। जब हम किसी छोटे प्लेस की बात करते हैं स्मॉल प्लेसेस, ठीक है, जैसे आप मथुरा में रहते हो, मान लो मैं मथुरा में रहता हूँ और मथुरा में किसी कॉलोनी में रहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा आई लिव एट विकास नगर इन मथुरा। तो बड़े प्लेस के लिए अगर लिव इन आ जाए, लिव इन, तो उसका मतलब भी क्या होगा रहना। तो ये किसके लिए होगा बिग प्लेसेस, बिग प्लेसेस। क्लियर हुआ। ऐसे ही लिव बाय का मतलब होता है सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल, ठीक है, सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल्स। एक होता है PRINCIPL, उसका मतलब होता है प्रधानाचार्य, और एक होता है PRICIPLE जो मैंने लिखा है उसका मतलब होता है प्रिंसिपल। तो बेटा ये आपकी फ्रेजल वर्ब्स भी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं फ्रेजल वर्ब्स। ये तो आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक। समझ में आया चौथा क्वेश्चन। तो बेटा आपने 4 क्वेश्चंस आसानी से समझ लिए ना विद कॉन्सेप्ट्स। तो आइए 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं इसको। ही इज द मैन आई हैव बीन लुकिंग, ठीक है, और डैश दे रखा है, फिर प्रेपोजिशन बरबा रहा है, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन है जो कि प्रेपोजिशन से है, अभी तक ध्यान रखना। तो यहाँ पहले समझ लो, मतलब ही का मतलब क्या होता है वह, इज मतलब है, दा मतलब आर्टिकल है, डेफिनेट, मैन क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक। तो वह आदमी है। अब यहाँ पर देखो कुछ चीज मिसिंग है, पता है क्या लगता है यहाँ पर, मैं बता दूं आपको। यहाँ यूज होता रिलेटिव प्रोनाउन। क्या यूज होता रिलेटिव प्रोनाउन मिसिंग है यहाँ पर। अब यहाँ होता ही इज द मैन हु आई हैव बीन, है ना। ही क्या आता हु आई हैव बीन आता या हुम आई हैव बीन, हुम आई हैव बीन आता। क्यों आता, क्योंकि आगे सब्जेक्ट गिवन है, ठीक। हैव बीन कहाँ लगता है, हैव बीन लगता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। ये क्या है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म 4th फॉर्म। वैसे लुक का मतलब होता है देखना, आप जानते हैं लुक के साथ 2 ही प्रेपोजिशन लगते हैं ज़्यादातर, बताने की जरूरत नहीं है। एक तो लगता है एट और एक लगता है फॉर। लेकिन बेटा लुक एट का मीनिंग अलग होता है और लुकिंग फॉर का मतलब अलग होता है। लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना किसी को, ठीक है, और लुक एट का मतलब होता है किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना, देखना। लुक एट द बोर्ड, आपने
अपनी स्कूलिंग लाइफ में भी देखा होगा, अक्सर हमारे टीचर्स कहते हैं लुक एट द बोर्ड, प्लीज लुक एट द बोर्ड, बार बार कहते हैं। तो यहाँ पर आप बताओ जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो जो राइट आंसर होगा बेटा बताओ क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि फॉर। ठीक है, मतलब वह आदमी है जिसको मैं ढूंढ रहा हूं। ठीक है, जिसको मैं ढूंढ रहा हूं, मतलब कब से ढूंढ रहा है ये नहीं पता, इसीलिए क्या है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो यहां पर आपको चीज समझ में आई। अगर हम लुकिंग फॉर यूज करते हैं, इसका मतलब होता है इन सर्च ऑफ। इन सर्च ऑफ मतलब किसी की तलाश में हो तुम। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं आई एम लुकिंग फॉर यू, मैं तुमको क्या कर रहा हूं, ढूंढ रहा हूं। ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूं यू लुक एट दिस बोर्ड, यू लुक एट दिस बोर्ड, तो यहां पर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं कि बोर्ड पर देखो तुम, है ना। तो यहां पर लुक एट का मतलब होता है किससे, देखने से, या समथिंग that can be pointed out। ठीक है, तो यहां पर ये भी आपका प्रेपोजिशन से क्वेश्चंस है, और मैं हो सकता है आपको इस वीडियो के बाद में प्रेपोजिशन भी पढ़ाऊं, और प्रेपोजिशन ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा हल्के बल्के में, बिल्कुल एकदम जीरो से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक्स क्लियर, एक एक चीज बताऊंगा कि कौन सी चीज कैसे यूज होती है, ताकि आपको किसी भी एग्जाम्स में क्या दिक्कत फेस ना हो। और ये भी बता दूंगा कि प्रेपोजिशन का यूज कहाँ कहाँ होता है ना, क्या क्या फायदे हैं इसके। तो आज के लिए इतना ही बस। अगर आप और समझना चाहते हैं तो मैं इसके 5 क्वेश्चंस और रह गए हैं CDS के, वो और समझा देता हूँ। लेकिन मैं अब नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, यानी कि प्रेपोजिशन पे बनाऊंगा वीडियो। ठीक है, जय हिंद जय भारत।